नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आजकल तो ऐसा आलम हो चला है कि जब सुबह के 6 बजते हैं तो एक आम आदमी के दिल की धड़कनें धक धक करने लगती हैं। वजह साफ है, उसे डर होता है कि क्या आज भी पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे फिर तो नहीं बढ़ जाएंगे। पिछले 15 दिनों में यह देखा गया है कि उसका डर सही भी साबित हो रहा है। अब यह डर जल्द खत्म होगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि महंगाई की इस डोज से हालात आने वाले दिनों में चिंताजनक तो नहीं हो जाएंगे, और इन हालातों से निपटने के लिए सरकार की प्लानिंग क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वही महंगाई को लेकर वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ पीएम मोदी की एक मैराथन बैठक हुई। कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों की ओर से घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता व्यक्त की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान अधिकारियों ने दावा किया कि ये योजनाएं आर्थिक रूप से सतत नहीं हैं और राज्यों को उसी राह पर ले जा सकती हैं जिस पर श्रीलंका है। अक्सर चुनाव में देखा जाता है कि राजनीतिक दल वोट पाने के लालच में जनता से ऐसे बड़े बड़े वादे कर देते हैं जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है और उसका खामियाजा आम जन को भोगना पड़ता है। आपको हम कुछ सवाल दिखाएं उससे पहले यह दिखा देते हैं कि पिछले कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, जिनके चलते फ्री में दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक करके दिखाते हैं, उसके बाद सवालों पर चलेंगे, सवाल भी आपको दिखाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो महंगाई की डोज है, इस महंगाई की डोज से लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव में वादा किया 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे हर युवा को रोजगार, ये उन्होंने बड़ा ऐलान किया था। और इसके साथ साथ 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सम्मान राशि देने का भी ऐलान किया। ये तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे दो बड़े वादे किए गए थे जिनको लेकर सवाल अक्सर आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है, क्योंकि इससे आम जन की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। यूपी में चुनाव वादों की बात करेंगे। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा किया था बीजेपी ने। कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी देने का भी वादा उन्होंने किया था। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया। 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटेंगे, यह भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहा था। यानी ऐसे ऐसे ऐलान, लोक लुभावन वादे किए जाते हैं वोट पाने की खातिर, और उसके बाद आम जन पर उसका असर क्या पड़ता है। कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी वादे किए गए, वो भी आपको दिखा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा, यूपी में उन्होंने कहा था। बिजली बिल हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, ये भी यूपी चुनाव की बात हम कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहले साल 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी और उसके बाद साल दर साल चरणबद्ध तरीके से छूट को बढ़ाया जाएगा। ऐसे वादे जब आम जन से किए जाते हैं, फ्री के वादे, लोक लुभावन वादे, उन वादों से बोझ बढ़ता है और इसी तरह की चिंता नौकरशाहों की तरफ से जो जानकारी आई सूत्रों के हवाले से निकलकर कि ये जो ऐलान किए जाते हैं इससे राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो कुछ राज्यों में हालात कहीं श्रीलंका जैसे तो नहीं हो जाएंगे। कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और आप भी इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आप भी इस बोझ से त्रस्त होंगे। नौकरशाहों की चिंता, कुछ राज्य बन सकते हैं श्रीलंका, क्या ऐसा हो सकता है, इस तरह की चिंता जाहिर करना। मुफ्तखोरी पर लगाम, क्या ये समय की मांग, क्या आज के इस दौर में जरूरत आन पड़ी है कि ये मुफ्तखोरी के ऐलान किए जाते हैं, लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर लगातार चलेंगे, इन नंबर के जरिए आप अपना विचार, अपनी बात रख सकते हैं। क्या वाकई में इस प्रकार की जो घोषणाएं की जाती हैं उनसे सरकार की चिंताएं बढ़ जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, उसके बाद फिर वो उस व्यक्ति की जेब के ऊपर असर डालते हैं जो व्यक्ति टैक्स पेयर है, पेट्रोल डीजल खरीदता है या कोई भी सामान हम मार्केट से लेकर आते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो ये डोज लगातार मिल रही है थोड़ी थोड़ी, इस डोज के चलते लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा
कि क्या ये समय की मांग हो चली है कि अब मुफ्तखोरी के इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए? और एक और अहम सवाल ये कि क्या ऐसे हालात रहे जो कुछ नौकरशाहों की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर आई, चिंता जताई गई कि ऐसी स्थिति में कुछ राज्यों में हालात वहां जैसे श्रीलंका में हैं वैसे हो सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है, क्या हम इस स्थिति में चले जाएंगे या फिलहाल हम इस खतरे से बाहर हैं, या कुछ राज्यों में ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं? इस पर आप अपनी बात रखें। मेरे साथ दोनों मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। महेश अत्री, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ है। महेश अत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले उपाध्याय साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगा मैं। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में ऐसे लोक लुभावन वादे कर देती हैं जिनको पूरा करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपने ऐलान किया था, आपने वादा किया था, आपकी सरकार बन गई, और आप अगर उसको पूरा नहीं करते तो फिर चुनाव में, अगले चुनाव में जनता लोगों से सवाल पूछती है, जनता पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल पूछती है कि आपने ऐसे लोक लुभावन वादे किए क्यों, और किए थे तो पूरे क्यों नहीं किए? क्या आज के इस दौर में इन तमाम लोक लुभावन वादों की जरूरत है या इनको आज खत्म कर देना चाहिए? नहीं तो स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ सकती हैं, जैसे हालात हम श्रीलंका में देख पा रहे हैं। उपाध्याय साहब, चलिए संपर्क टूट गया है उपाध्याय जी से। मैं महेश अत्री जी आपसे पूछना चाहूंगा, अभी नौकरशाहों की तरफ से चिंता जताई गई कि सर कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री के सामने बात रखी, जो खबर निकलकर सामने आई कि अगर जिस तरह से कुछ सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से ऐसे ऐलान किए गए हैं जो वाकई में सही प्रतीत नहीं होते हैं, उनको अगर लागू न किया जाए तो वो राज्य या जिस जिस राज्य में आर्थिक संकट इस वक्त बना हुआ है उनको उस संकट से बाहर निकाला जा सकता है। कितना वाजिब उनका ये सवाल था, ये बात रखनी थी, और अगर ऐसा रहा तो फिर क्या स्थितियां उसी तरीके के देश में हो सकती हैं जैसे हालात इस वक्त अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में हम देख पा रहे हैं? अत्री साहब नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा कि स्टेट में जो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जिस भी स्टेट में हमारी सरकार बनी है और हमने जो भी वादे किए हैं, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल स्थिर है, कोई झूठ पे तो सरकार है नहीं, और हमने जो भी वादे किए हैं हमने पूरी सक्षमता के साथ हर स्टेट में उस वादों को निभा है। चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि हो, चाहे मेडिकल की दृष्टि हो, किसी भी दृष्टि से आप, ये इतिहास है 70 साल का कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में सरकार बनी है जी, और जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हमने बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ अपने वादे पूरे किए। अत्री साहब, भारतीय जनता, आपसे मैं पूछूंगा, लौटूंगा तो एक सवाल यह है मेरा आपसे रहेगा कि कुछ वादे ऐसे भी होते हैं अगर उनको ना किया जाए तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो खजाना होता है सरकारी, उस सरकारी खजाने पर बेवजह बढ़ते बोझ को कम किया जा सकता है। उस पर सवाल आपसे करूंगा। मेरे साथ एक दर्शक करीम खान मध्य प्रदेश से नियमित हमारे दर्शक हैं। करीम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, मैं दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि अभी कोरोना काल से हम भी निकले हैं, हम भी कोरोना काल से निकले हैं और इनके साथ हमने भी ये वक्त गुजारा है जी, और हम लोग भी परेशान हैं। महंगाई किस लिए हो मेरे समझ में नहीं आता। इन लोगों ने तो अपनी अपनी तनख्वाहें ली, लेकिन हम लोग हाथ रोक के बैठे हुए थे, हम लोगों को परेशान हो गए थे। सवाल ये उठ रहा है कि महंगाई किस बात के लिए हो? अगर विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी हो और मुफ्तखोरी बंद हो, मुफ्तखोरी से क्या नुकसान हो रहा है? जो मुफ्तखोरी के अनाज पा रहे हैं, मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, उनके बच्चे दारू का सेवन कर रहे हैं। आप इसको समझिए। पहले जी, जब पैसा बचता है 100 रुपए में 3 महीने का अनाज आ जाता है, तो बचे हुए पैसे जो काम करते हैं उसकी शराब पीते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। और रही कांग्रेस की बात, तो आप तो बताइए मत, आपने कभी इस विषय पे सोचा ही नहीं। आपको सोचना चाहिए कि बीजेपी सिलेंडर लेके घूमती थी और आप कुछ भी नहीं करते, आप विपक्ष के लायक भी नहीं है जी। चले, शुक्रिया करीम खान जी बातचीत के लिए। उपाध्याय साहब जुड़े हुए मेरे साथ, आप, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज आ रही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, हम आज ऐसे मसले पर चर्चा कर रहे हैं जिसके चलते स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ न जाएं, और उस पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर इसी तरह का संकट बना रहा, रोजाना 80 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रोजाना CNG के दाम बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ घरेलू सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं,
लेकिन कुछ राज्यों में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ऐसे भी लोक लुभावन वादे कर दिए गए हैं, वो उन राज्य सरकारों के सामने और बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन लोक लुभावन वादों की? इनसे राजनीतिक पार्टियों को बाज आना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर चुनाव के दौरान अपने वादों को पूरा करवाने के चक्कर में खजाना खाली होता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद फिर स्थितियां बिगड़ जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं। उसके बाद अगली सरकार क्या कदम उठाती है, कैसे काम करती है, वो बिना उस खजाने के अंदर पैसा हुए तो स्थितियां और ज़्यादा भयानक हो सकती हैं। उपाध्याय जी, देखिए, दो प्रश्न आपने किया है। पहले तो खून चूसने वाली जो सरकार है, लोगों का जेब लूट रही है और 26 लाख करोड़ रुपए लूट का पैसा जमा की है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके, और निरंतर ये जारी है। रोज जब सुबह उठिए तो एक प्याला चाय लीजिए तो प्याले की चाय के साथ साथ एक न्यूज आती है कि भाई आज फिर 80 पैसा। ये 80 पैसे का जो सवाल है, सिर्फ 80 पैसे का सवाल नहीं है। ये महंगाई के मार हर चीजों पर पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल के कारण, गैस सिलेंडर के कारण, पीएनजी और सीएनजी गैस के कारण। लेकिन ये कुंभकर्णी निद्रा में सोने वाली सरकार को थोड़ी भी दिखाई नहीं देती। जब बात अब दूसरी प्रश्न जो आपने जिस तरह किया कि राज्यों पर बजट का भार बढ़ रहा है, व्यय का भार बढ़ रहा है, लोक लुभावने वो वादा कर रही है, ये नजीर पेश कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। क्या 5 किलो चावल और जो चीजें चल रही हैं, ये राज्य सरकार दे रही है या केंद्र सरकार? मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। लोगों को कोविड के टाइम में मिलना चाहिए और मिला भी, और आगे भी मिले, हम इसके भी समर्थक हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बजट का और आर्थिक प्रबंधन का जो बात है, वो तो सरकार को ही करना चाहिए था, करना होगा। 40% देश पर कर्ज पिछले 7-8 साल में मोदी सरकार ने बढ़ाया है, 40%, और लगभग 12 लाख करोड़ जो है लोग जो है लेकर के इस देश से भागे हैं। एनपीए 21 लाख करोड़ रुपया इस 7-8 साल में बढ़ा है। ये किसकी देन है? किसकी गलत नीतियों का परिणाम है? भाजपा की गलत नीतियों का, केंद्र सरकार की गलत नीतियों का। तो ये जो है आज चाहती है कि एक ठिकरा फोड़ने का काम कर रही है। इसको कोई न कोई बलि का बकरा चाहिए। आर्थिक कुप्रबंधन ऑलरेडी कर चुकी है, परिस्थितियां विपरीत है, बद से बदतर है। आर्थिक जो प्रबंधन होना चाहिए था, इस सरकार पहले भी नहीं कर पाई और अब भी नहीं कर रही है। तो अब ठीक है, राज्यों पर मैं छोटा सा जवाब लेता हूं उपाध्याय साहब। महेश अत्री जी से आपने जो सवाल खड़े किए, आपके पास आ रहा हूं। मुझे 2 दर्शकों से भी बातचीत करनी है। मेरे साथ मास्टर आर के कालिया हैं अंबाला से। मास्टर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरे माननीय भाई शमशेर जी, बात ये है, वो वादा ही कहा, वो इंतजार ही क्या, वो इंतजार ही क्या जिसकी हो इंतहा जी, वो इंतजार ही क्या जिसकी हो इंतहा, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया जी। ये सरकारें वादा करेंगी, लेकिन वादा निभाना बहुत मुश्किल है। हम किसी राजनीति से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो मौजूदा सरकार की बात करेंगे। मौजूदा सरकार से गुहार लगाएंगे। आम इंसान ने आम खाने या पेड़ नहीं गिनने। हमें महंगाई से मतलब है, और जो हमारा दरमियाना तबका है, मध्यम वर्ग, वो बिल्कुल पिसता जा रहा है। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता और गरीबों को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमारा है, इस बात का मैं अफसोस है, इस बात का मैं दुख है। ये जो जब तक मुफ्तखोरी खत्म नहीं होती, किसानों के कर्जे खत्म जी, मतलब कर्जे इनसे वापस नहीं ले जाते, तो किसानों को छूट देना, बिला वजह उनके फंड में पैसा डालना, गरीबों को मुफ्त राशन देना, ये सब हमारे ऊपर ही इसका बोझ पड़ेगा। और जहाँ तक आप बेहतर जानते हैं, जो पैदा होता है बच्चा, वो 1 लाख से भी ऊपर वो कर्जदार है। कौन जिम्मेदार है ये? जी, हम तो भाजपा सरकार को जिम्मेदार कहेंगे। जी, ब्लेम दे रहे हैं दूसरे को, भाषण दे रहे हैं, भाषण में मैं राशन चाहिए। चलिए मास्टर जी, आपके सवाल मैं पूछूंगा बीजेपी से। मेरे साथ एक और दर्शक है, सतवीर सिंह रोहतक से। सतवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, इस सरकार ने जैसे कहते हैं ना कि अभी नोच कर खा रही है, अभी इंसान को, मिडिल क्लास को ये नोच कर खा रही है। और अभी वक्त वो आ गया कि इनको घर से निकालने का, अभी नेताओं को गिरबान पकड़ के और घर से बाहर जनता खींचने वाली है, वो वक्त आ गया है अभी आंदोलन करने का। क्योंकि इन्होंने, इनकी नीतियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी अहंकारी हैं, अपने घमंड में चूर रहते हैं। सिर्फ ये पार्टी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है और मिडिल क्लास को तो खत्म कर दिया है।
जी। अभी नीचे वालों को राशन दे देते हैं, ताश खेलते हैं सब दिन, वो और कुछ नहीं करते। और मिडिल क्लास को अपनी इज्जत बचानी बहुत भारी हो रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि श्रीलंका जैसा आंदोलन देश में ना हो, अपनी इन हरकतों से बाज आए और जनता का ख्याल करे। जी, शुक्रिया रणबीर जी अपना सवाल, अपनी बात रखने के लिए। अत्री साहब, 2-3 सवाल आपके लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि आर्थिक नीतियां कुप्रबंधन का शिकार हो गई, जिसके चलते रोजाना पेट्रोल 80-80 पैसे बढ़ रहा है, और केवल 80 पैसे की बात नहीं, और भी तमाम चीज़ों पर इसका असर पड़ रहा है। दूसरा, दर्शकों ने भी सवाल उठाए हैं कि बहुत बेहतर नीतियां बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो स्थितियां जो है वो श्रीलंका में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसी कोई नौबत ना आए देश के सामने। बहुत जल्द इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नज़र आती है, जिन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं उसके मुताबिक। जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना। मेरे साथी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है शायद वो भूल गए कि 70 साल इन्होंने इस देश पर राज किया है। इनको मैं पुराना इतिहास याद दिला दूं जी। और रही आप जैसे कह रहे श्रीलंका वाला हाल, तो ये भारत देश है और भारत देश की कमान इस देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो खबर निकल कर सामने आई है, मैं बता दूं आपको अत्री साहब, छोटा सा 1 मिनट। अत्री साहब, जो बात सामने आई है वो नौकरशाहों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे थे, तो उस दौरान कुछ लोगों ने कहा कि कुछ राज्यों में स्थितियां बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, वहां पर आर्थिक बोझ ज़्यादा बढ़ गया है, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वहां ऐसा ना हो कि वहां पर स्थितियां श्रीलंका जैसी हो जाएं। ये खबर अंदर से छनकर सामने आई। बोल रहे हैं आप जो बात करें नौकरशाह मोदी जी ने जो बैठक ली, आप इतिहास उठा के दिखाइए। पिछले 2014 से भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार बनी है, और कोरोना काल का जैसे मैं आपको एक याद दिला देना चाहता हूँ, इस देश में जो इतना ही महामारी, जिस महामारी से भारत देश गुजरा है, और मैं भगवान का शुक्र मानता हूँ कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। जो लोग मजाक उड़ाते थे कि तो थाली बजवाएंगे, लेकिन भैया मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम सब जिंदा रहेंगे तभी तो काम धंधा बिजनेस चलेगा। एक मेरे साथी पूछ रहे थे कि मोदी जी ने तो अरे फ्री में अनाज गरीब लोगों के लिए, ऐसे समय में इतना विकट स्थिति, जिसके घर से जो व्यक्ति उस समय इस कोरोना काल में जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो लोग, आप उन लोगों के घर जाके पूछिए। अत्री साहब, ये तो कांग्रेस का सवाल है, लेकिन जो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, दर्शक के पास भी चलेंगे, मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था। सर, क्या जरूरत थी इस बात की? दूसरा, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की बात उसमें कही गई थी। मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, कांग्रेस से भी पूछूंगा मैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि 10 दिनों में किसानों का पूरा कर्ज माफ कर देंगे यूपी में? उन्होंने क्यों कहा बिजली का बिल माफ कर देंगे, बाकी कर्ज माफ कर देंगे? पहले वर्ष 200 यूनिट का बिजली मुफ्त दी जाएगी उत्तराखंड में, ये कांग्रेस ने क्यों कहा था? सर, जब इतना ही पता था हमें कि वैसे हालात बहुत खराब है, तो मुफ्त वाली बातें करने की क्या जरूरत थी? राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी साधने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर देती हैं? कीजिए ना, मैनेजमेंट बेहतर कीजिए, लोगों को राशन। बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं था कि हम स्कूटी खरीदेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, और इतिहास में पहली बार की दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे विकास कार्य किए। मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले हमें सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे सुरक्षा हमारी मजबूत है, माँ बहनों की इज्जत, हमारे जो इज्जत इनके समय में जो माँ बहनें चल नहीं सकती थी, वे रात को खुले में जा सकती आ सकती है। और जो भूमाफिया लोग थे, जिनका आतंक के साए में लोग जीते थे, आज आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, वो भूमाफिया या तो अंडरग्राउंड है या जेल के अंदर है। और योगी जी का हंटर है, और योगी जी ने कहा ना कि हम विकास कार्यों के मुद्दे पर आपने कहा कि मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं था। मुझे बताइए ना, मुझे आप बताइए ना, किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त सिंचाई देने की बात किसने की थी सर? अरे शमशेर जी, किसान इस देश का मेन अन्नदाता है। तो आप कह रहे हैं कि हमने मैनिफेस्टो में चीज ही नहीं लागू की, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? और किसान को हम अगर आप एक बड़े मंच के ऊपर भूल चुके नरेंद्र मोदी जी ने, आप एक ऐसे मंच पर आप अपनी बातों में गिर रहे हैं सर, आप अपनी बातों में गिर रहे हैं। सहायता की है वो नहीं, आप अपनी बातों में गिर रहे हैं सर, तो उसमें मत उलझाना। नहीं, मैं तो आपसे, मेरे साथ 2 दर्शक और भी, उनका जरा मैं कॉल लेता हूं, लेकिन आपने सीधे तौर पर कह दिया, हमने तो कहा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने चुनाव में कुछ कह दिया, अब आप इनकार कर देंगे उस बात से?
हमने जो कहा चुनाव में, जो हमारे वादे किए हमने पूरे किए। आप किसी मैं तो सर इस विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ सर, मैं इस विधानसभा चुनाव की देखिए। बात कर रहा हूँ। आपने शायद इस विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा आपने। मैं तो मैं इस मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ सर आपसे। हमने जो बच्चे आपने जो शायद, जिनका भविष्य आपको है, शायद चाहे वो 2017 का याद है, मैं 2022 की याद दिला रहा हूँ आपको। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ जी। शमशेर जी। आप शायद ठीक ढंग से आपने नहीं पढ़ा हमारा नहीं, मैनिफेस्टो। आप पढ़िए सर, मैंने पढ़ा सर, हमारा आप पढ़िए। मैनिफेस्टो पढ़ो। आप फिर मुझे बताइए लगता है कि मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे दूं, आप तब तक ढूंढ लीजिए आपने क्या कहा था उस वक्त। मेरे साथ दो दर्शक बने, उनका जरा मैं सवाल ले लेता हूं। जगबीर पलवल से मेरे साथ है। जगबीर जी स्वागत है आपका। जगबीर जी स्वागत है, बोलिए सर। हाँ जी, नमस्ते सर। सर नमस्कार। सर बहुत धन्यवाद जी, आपने नंबर चला रखा है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है जी, महंगाई तो बढ़ेगी, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। एक हमारा जो सवाल है, ये जो पेट्रोल डीजल है ना जी, इस पे लोग लगे हुए हैं। अरे देश की अर्थव्यवस्था भी तो सुधरी है जी, बहुत कुछ सुधरा है देश का। अब उसमें हम पे थोड़ी बहुत महंगाई तो देखो बढ़ेगी, महंगाई तो होगी, ये हमें झेलनी पड़ेगी। कोरोना काल रहा, कई आपदाएं हमारे ऊपर रही है। सरकार चल रही है बहुत बढ़िया जी, बस थोड़ी सी ये है कि महंगाई हल्की सी कंट्रोल हो जाए ना, ये इसी पर बात कर रहे हैं जगबीर जी, इसी पर बात कर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल हो जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। दर्शक मेरे साथ और बलजीत है मेरे साथ। बलजीत जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मैं पंचकुला चंदी कोटला गांव से बोल रहा हूँ, पंचकुला। जी सर बोलिए। सर महंगाई तो जो महंगाई है ही है, लेकिन हमारे तो गांव में पानी की दिक्कत बहुत हो रही है जी। यहाँ गांव में, पूरे गांव चंदी कोटला को पानी नहीं मिल रहा है जी। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, फिर भी पूरे गांव के अंदर हमारे यहाँ कोई नहीं देखने आ रहा है। जी आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं जी बलजीत जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई बात आपने रखी है अपने किसी जनप्रतिनिधि के सामने, अपने विधायक के सामने, नेता के सामने, कुछ उन्होंने कहा क्या? सर हम सब एमसी को भी बोल दिया, और इधर जो भी हमारे जानकार आगे, तो हमारी इतनी बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है हमारे गाँव में। बिल्कुल बलजीत जी, आपका मसला हमारा एक खास कार्यक्रम होता है जनहित, उसमें उठाते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके इस मसले को भी उठाया जाए। हमारे संवाददाता से इस मसले पर बातचीत करेंगे और आप तक कोशिश करेंगे कि हमारा संवाददाता पहुंचे और जो आपके इलाके में पानी की समस्या, उस समस्या को हमारे कार्यक्रम में शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा उपाध्याय साहब कि महंगाई को लेकर तो आप सवाल कर रहे हैं, आपने आरोप लगा दिया बीजेपी के ऊपर कि आर्थिक नीतियाँ बेहतर नहीं है, पर मैंने आपसे सवाल किया था ऐसे ऐसे ऐलान क्यों किए जाते हैं? लोक लुभावन वादों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ऐसे वादे करने से तो आम जनता को कहने की परेशानी होगी। हाँ शमशेर जी, आपने ठीक कहा है। लोक लुभावने वादे चुनाव के समय या उसको कहीं न कहीं मैनिफेस्टो में हर पार्टियां लाती है चुनाव के दौरान जी। लेकिन हमने जो उत्तर प्रदेश में जो वादे किए थे, उत्तराखंड में जो वादे किए थे, उसका एक खाका भी दिया था कि हम कहां से पैसे लाएंगे और कैसे लाएंगे ताकि राज्य की आर्थिक सेहत भी बनी रहे और राज्य के जनता की आर्थिक सेहत में सुधार हो। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ वादा कर दिया कि होली के वोट दे दो और होली के दिन एक सिलेंडर मुफ्त में आपके घर पहुंच जाएगा, जैसा गृह मंत्री अमित शाह जी ने सरेआम घोषणा की थी। लेकिन क्या हुआ सबको पता है, 15 लाख की घोषणा की तरह ही उन्होंने घोषणा कर दी। तो ये बात है। दूसरी बात, लेकिन हुआ ना सर, बीजेपी आ गई सत्ता में सर। हमने उपाध्याय साहब, बीजेपी को लोगों ने फिर चुन लिया सर, हुआ ना? आपने कहा क्या हुआ? तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ बीजेपी फिर से आ गई सर। हाँ, लेकिन सिलेंडर भी लोग मांग रहे हैं कि सिलेंडर कहाँ गया जो आपने कहा था। ठीक है। दूसरी बात, 75 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों ने ऋण माफी योजना चलाई, याद कीजिएगा, और माफ किया था यूपीए सरकार में। बावजूद देश की आर्थिक हालत कंट्रोल में, महंगाई भी थी, लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, पेट्रोल डीजल 57 रुपए पर पहुंचा दिया था हमने। 71 रुपए अंतिम टाइम में जब छोड़ा था तब था, जब एक्साइज ड्यूटी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का संतुलन जो है मैंने बिगड़ा हुआ था। उस समय भी आज जितना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पर बैरल प्रति डॉलर जो रेट है, उससे ज्यादा रेट पर हमने खरीदा था 2014 तक जी, और हमने 71 रुपए में दिया था। लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया सर, जनता ने भरोसा नहीं किया।
इलेक्शन था। जनता ने विश्वास नहीं किया आप लोगों पर, और उस चीज को आप अभी भी लोगों को समझा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। उसके बाद दूसरा इलेक्शन भी आ चुका है, समय है। हाँ। कई बार चीजें, सही बात है, कुछ चीजें हमसे भी कमी रह गई होगी या अभी भी है, शायद हम उस स्तर पर नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग झूठ और प्रोपेगेंडा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा गोदी मीडिया का जो आज हाल है, आप जैसे अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं। वो लोग सही बात को जनता के बीच नहीं ले जा रहे हैं। हम लोग झूठ का बलंडर बवंबर नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं सर, क्योंकि लगातार किसी पार्टी को लोग चुन रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। मेरे साथ दो दर्शक हो रहे हैं। टेकचंद है रोहतक से। टेकचंद जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, स्वागत है, बोलिए सर। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार। हाँ शमशेर जी, जब तक महंगाई लगाम लगाओगे ना, महंगा कोई इशू खत्म नहीं होने वाला। जी चलिए जी, सुन पा रहा हूँ सर। ठीक है, शुक्रिया टेकचंद जी। एक और दर्शक मेरे साथ है, बलबीर पंजाब से। बलबीर जी, स्वागत है आपका। हाँ सर जी, हम बात कर रहे हैं कि महंगाई तो चल रही है देश में, लेकिन इसका जो जिम्मेवार है सभी सरकारें हैं, जो लोगों को मुफ्तखोरी की तरफ ले जा रही हैं, उसकी तो ऐसे करना चाहिए कि लोगों को रोजगार देना चाहिए। भीख देने की बजाय लोगों को रोजगार दें, और तभी महंगाई पर जो सही मायने में लगाम हो सकती है। लेकिन बलबीर सिंह जी, आपके पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है। इसके साथ साथ 18 साल से ऊपर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। लोगों ने वोट कर दिया। सर, हम उससे सहमत नहीं है। हम देखो, मैं खुद मुलाजिम हूँ, रिटायर हुआ हूँ। मैं घर के 5 मेंबरों को बड़ी अच्छी तरफ से उनकी परवरिश की है, लेकिन अगर मेरे घर में मेरे बच्चों को सर्विस मिल जाती है तो मेरे को मुफ्तखोरी की चीज लेने की लोड़ नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपने कही है बलबीर जी कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक चीजें आसान होगी नहीं, और मुफ्तखोरी का जो ऐलान लगातार किया जाता रहा है, इससे कहीं ना कहीं बोझ बढ़ता ही बढ़ता है। छोटा सा कमेंट अत्री साहब आपसे लेना चाहूंगा मैं। कैसे कंट्रोल होगा सर? सरकार के पास कोई योजना है क्या, प्लानिंग है इसको लेकर? भविष्य में कुछ दिख रहा है क्या अत्री साहब? चलिए, अत्री साहब से मेरा संपर्क कट गया है। मैं छोटा सा कमेंट आपसे ले लेता हूं उपाध्याय साहब, इसका रास्ता क्या है सर? ये चीजें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी या फिर कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी योजना है? विपक्ष के पास हो तो वही बता दीजिए सर कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए ये प्लान होना चाहिए ताकि स्थितियां बेहतर हो जाएं। और रोजाना जो 80 पैसे का डर सुबह 6 बजते ही होता है, और दिल की धड़कने मैं बता देता हूं कि कोई स्कूटी बाइक वाला व्यक्ति जब पेट्रोल डलवाने जाता है तो अपने दिल पर हाथ रख के देखता है कि धड़कनें तेज तो नहीं हो गई हैं। शमशेर जी, बहुत सिंपल, इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक्साइज ड्यूटी सरकार जो है 9 गुना ज्यादा ले रही है। 9 रुपए 20 पैसे। वैट भी ज्यादा सर, उस पर भी बात करना थोड़ी सी आप। वैट भी ज्यादा, उस पर भी बात करना। ड्यूटी कम होगी तो उसी के रेशियो में ऑटोमेटिक वैट भी कम हो जाएगी। ये नियम है, प्रोपोर्शनल में ही लगाना होगा स्टेट को भी। और बेहतर तरीका यही है कि फिलहाल जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का भी यदि कुछ मामला है तो वैट को एक्साइज ड्यूटी कम करके और वैट को अपने आप नेचुरल कम। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो इतने कच्चे तेल के दाम अब तक नहीं जितना आपके राज्य में चले गए थे। $140 प्रति बैरल हो गया था 2008 में, वहां तक तो अब भी नहीं पहुंचे हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कहां से आ गए इसमें सर? नहीं, मान लीजिए ये लोग जो कहानी बना रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, ये तो आप भी तो कह रहे हैं सर, मौका दे रहे हैं बोलने का उनको आप। नहीं, मौका नहीं दे रहे हैं। ये बार बार ये करते हैं, और थोड़ा सा अभी मान लीजिए 107, 8, 6 पर है भी, तो 6 पर है। जब कम होता है तब भी तो ये लोग कम नहीं करते, जब बढ़ता है तो और बढ़ाते हैं। ये इनकी रणनीति है, क्योंकि इनको। ठीक है उपाध्याय जी, आपने सुझाव दिया कि एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए और एक्साइज ड्यूटी के अनुपात में वैट भी कम हो जाएगा, लेकिन आपने साथ साथ ये भी कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है ऐसी बनी हुई है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि विपक्ष भी कहने के इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जो है साफ स्पष्ट शब्दों में नहीं कहना चाह रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बेहतर स्थिति जो है होती हुई दिखेगी, लेकिन प्लान ये दिया है कि एक्साइज ड्यूटी वैट को कम किया जाए तो स्थितियां थोड़ी सी ठीक हो सकती है। बहुत शुक्रिया उपाध्याय साहब, अत्री साहब, हम आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो मुफ्त के ऐलान किए जाते हैं, फ्री देने की बातें होती हैं, और कुछ घोषणाएं तो ऐसी होती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है, जिनकी जरूरत भी नहीं होती है। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि मुफ्त ना दिया जाए, रोजगार दे दो, काम दे दो लोगों को, और लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो फिर इस महंगाई का लोगों पर बोझ भी कम पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त पिस रहा है वो इस देश का मध्यम दर्जे का व्यक्ति है, जिसको फ्री की चीजें तो मिल ही नहीं है। उसके साथ साथ उनकी तनख्वाहें, उनके आमदन इतने ज्यादा नहीं है कि वो महंगी चीजों को खरीद पाएं।
और इसके अलावा ये भी स्थिति है कि उन लोगों के पास अभी कोई रास्ता भी नहीं है कि करें तो क्या करें, क्योंकि कोरोना संकट के चलते लोगों के रोजगार पर भी बड़ी मार पड़ी है। अब ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को मिल बैठकर कोई योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर 80 यानी 80 के डर से डरते रहेंगे। ये बोझ बढ़ता रहेगा, दिल की जो धड़कन है वो इसी तरह से धक धक होती रहेंगी, और रोजाना सुबह जब 6 बजेंगे तो आपको पेट्रोल डीजल के 80 पैसे बढ़े हुए नजर आएंगे। प्लानिंग की जरूरत है, उस पर काम होना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहिए, क्योंकि वोट के खातिर सब होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।